आप सभी, उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में न्यूटन के गति के नियम, आज लेक्चर नंबर 3। आज की क्लास में क्या चर्चा होने वाली है ना, उससे पहले हम देख रहे थे इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने न्यूटन का गति का प्रथम नियम पढ़ा था बेटा, फिर उसके बाद में आने वाली क्लासेस में हमने पहले तो बल की बात करी थी, फिर संवेग पे चर्चा करी थी, फिर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पर हमने कल की क्लास में पूरी चर्चा करी। उससे जुड़े बहुत बहुत सारे उदाहरण भी हमने किए। उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे है ना, और हम आवेग पर चर्चा करेंगे। मतलब न्यूटन के गति के नियम के अंदर ही एक तरीके से आप मान सकते हो आवेग, और उसके बाद में न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ये हमारे पिछली क्लास में आवेग स्टार्ट नहीं हो पाया था, इस पर भी कुछ क्वेश्चन हमें कर रहे हैं जो आज की क्लास में हम करेंगे और समझेंगे आवेग होता क्या है। ठीक है बेटा, फिर उसके अंदर आने के वाली क्लासेस में मुक्त पिंड आरेख और उसके अंदर अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम रस्सी में त्वरण देखेंगे आने वाली क्लासेस में, फिर उसके बाद में हम स्प्रिंग बल देखेंगे और फिर छदम बल देखेंगे। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास शुरू करते हैं आवेग। आवेग के साथ साथ हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आवेग के साथ साथ हम आज की क्लास में पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। फिर उसी के आगे हम रॉकेट का प्रणोदय देखेंगे, मतलब रॉकेट जब उड़ता है तो उस पर बल कितना होना चाहिए वगैरह वाली कहानी। फिर उसके बाद में हम न्यूटन की गति का तृतीय नियम भी पढ़ने वाले हैं। चलो बेटा, तो क्लास शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं आवेग क्या होता है। आवेग, या हम उसे इंग्लिश में इंपल्स भी कहते हैं। आवेग या इंपल्स क्या होता है? जब एक बहुत बड़े परिमाण का बल बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है तो वह बल, वह समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलो एक बहुत बड़े परिमाण का बल बहुत छोटे समय के लिए लगा, जैसे मान के चलो हमने तुम्हें मारा एक चांटा, तुम्हारी हरकतें देखते हुए तुम्हें पड़ा एक चांटा, तो जैसे ही चांटा पड़ेगा तो ये बहुत कम समय के लिए ऐसा तो नहीं, ऐसा चांटा कैसे मारते, ऐसा ऐसा चांटा तो नहीं लगता है, एकदम तेज हाथ आएगा, लगेगा और निकल जाएगा, है ना। मतलब क्या हो, बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा बल तुम पे लगा, है ना। या शुद्ध हिंदी में हम बोल सकते हैं झटका, है ना, जहां झटका लग रहा है वह वास्तव में वहां पे आवेग आएगा। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब हम बैट बॉल खेलते हैं, है ना, मतलब क्रिकेट वगैरह या कोई सा भी एक गेम खेलते हैं, है ना, मतलब मैक्सिमम गेम्स में आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्रिकेट की बॉल को, हमारी तरफ बॉल चली आ रही थी, है ना, किसी एक बॉलर ने बहुत तेज बॉल फेंकी, हमने उस पर लगाया एक शॉट, सिक्सर, तो क्या होगा, बहुत कम समय के लिए जो बॉल थी वो बैट के कांटेक्ट में आएगी। 0.01 सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड से भी बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट में आएगी और गेंद उड़ जाएगी फिर से। इसी प्रकार से जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन वगैरह कोई भी आप अगर स्पोर्ट देखोगे, है ना, तो जैसे टेबल टेनिस में भी क्या होगा भैया, जो बॉल है वो बॉल आई टेबल पर और उसके बाद छोटे से बैट से मारा, तो क्या बहुत कम समय के लिए बॉल बैट के कांटेक्ट में आती है। टेनिस, बैडमिंटन सब में ऐसा ही होता है ना, कि बॉल या कॉक जो थी वो बहुत कम समय के लिए बैट के कांटेक्ट में आती है और वो अपनी दिशा और वेग में परिवर्तन लेकर, या वेग और चाल में परिवर्तन लेकर निकल जाती है। तो इन सभी में क्या लग रहा है भैया, आवेग हो रहा है ना। क्या इनमें हम क्या बातें करेंगे, अब आवेग की बातें करेंगे। मतलब एक बहुत बड़े परिमाण का बल बहुत कम समय के लिए लगता है। आपके भी दिमाग में अगर कोई एग्जांपल है आवेग को लेकर तो आप नीचे जरूर बताएं मुझे, है ना, कि भैया आवेग को लेकर सर ऐसा कि जैसे हम एक ट्रक में बैठे हुए थे, है ना, ट्रक में बैठे क्या थे, मतलब ट्रक गई और ट्रक चलते चलते मान के चलो किसी भी एक चीज पर ठोकर मार दी, है ना। तो अगर एक साइकिल वाले को या एक कार होगा तो उसको बहुत कम समय में झटका लगेगा और वो और आगे की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, या कोई भी एक बॉल गई कहीं दीवार पर टकरा कर वापस आ गई। तो ये सब क्या हो रहा है भैया, आवेग की चर्चा होगी इन सब में ना। एक बहुत बड़ा परिमाण का बल बहुत छोटे समय के लिए लग रहा है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि आरोपित बल F और समय का गुणनफल जो होगा, मतलब F गुणा डेल्टा टी, मैंने क्या बोला, F गुणा डेल्टा टी, यह होगा आवेग। यह होगा आवेग, या आवेग को हम
आई से चिन्हित करेंगे। किससे चिन्हित करेंगे? इंपल्स, या हम इसे आई से चिन्हित करेंगे बेटा। ठीक है, तो हम एफ डेल्टा टी को ये लिख सकते हैं, है ना, या हम लिख सकते हैं इसे एफ डेल्टा टी बराबर आई, और हम चाहे तो इसे अगर समय बहुत छोटा हो, है ना, अगर मैंने बोला समय बहुत छोटा हो तो हम इसे एफ डॉट डी टी भी लिख सकते हैं का इंटीग्रेशन, है ना, एफ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन। तो एफ डेल्टा टी एफ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन, यार ये तो पढ़ा सा लग रहा है हमें, कभी पढ़ा के? अरे हाँ, पिछली कक्षा में तो सर ने पढ़ाया था कि सर आपने पढ़ाया था, मैं याद आ गया यहाँ लिख देते हैं एफ बराबर डेल्टा पी बटा डेल्टा टी पढ़ाया था आपने, और आपने बताया था कि एफ डी टी जो होगा वो डीपी के बराबर होगा। तो सर ये क्या हुआ? ये आवेग हो गया। हाँ, वास्तविकता में आवेग को एक और ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, देखो कैसे। एफ डी टी जो है, एफ डी टी डीपी के बराबर होता है, तो एफ डीपी, ये एफ डी टी जो है वो डीपी के बराबर होगा, संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा, और संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी, ये क्या लिख रहा हूं मैं कि अगर समय अंतराल थोड़ा बड़ा होगा और अगर एक बहुत छोटा समय अंतराल होगा तो उसके लिए डेल्टा डी टी लिखते हैं, और बड़े समय अंतराल के लिए डेल्टा टी लिखते हैं। तो हम यहां पर अब समझ सकते हैं सर कि वास्तविकता में जो आवेग है वो कोई नई बात नहीं है। आवेग मुझे पहले से ही आता था, जो सवाल में कर रहा था उसमें मुझे पहले से आवेग पता था। आवेग वास्तविकता में क्या है? आवेग है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। बस संवेग में परिवर्तन ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था कि पिछली क्लास में करा था, 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही थी, है ना, क्विज में, उसके बाद उस पर बल लगा, फिर थोड़ी देर बाद 4 सेकंड बाद वो 2 मीटर पर सेकंड हुआ विपरीत दिशा में। तो वहां पे आवेग की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय है ना। लेकिन अगर बहुत कम समय के लिए बात हुई तो संवेग में परिवर्तन ही आवेग है। क्लियर है बेटा, है ना। तो अगर हमसे कल को वो सवाल में संवेग में परिवर्तन पूछता है या हमसे आवेग पूछता तो एक ही चीज करना है, आवेग पूछेगा तो संवेग में परिवर्तन करके ही हम जवाब देंगे। क्लियर है बेटा, है ना। तो अब इनसे हम और भी इंटरेस्टिंग सी बातें सीख सकते हैं, जैसे 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 हमें ऑलरेडी पता है सर, हमें ऑलरेडी पता है, आपने बताया था, क्या बताया था कि एफ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन, मतलब एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल हमें संवेग में परिवर्तन देता था। क्या देता था? संवेग में परिवर्तन। और संवेग में परिवर्तन ही वास्तविकता में संवेग में परिवर्तन देता था हमें, और संवेग में परिवर्तन ही आवेग होगा। तो अगर मुझे कल को आवेग पूछता तो बस कुछ नहीं करना, संवेग में परिवर्तन निकालना है। तो एफ टी ग्राफ का एरिया से भी मैं आवेग दे सकता हूं। क्लियर है छोटी सी बात बेटा, है ना। तो यहां से हम संवेग और आवेग में संबंध भी बना दिए और बातें भी समझ गए। अच्छा सर अब आवेग, ये संवेग हो गया, संवेग में परिवर्तन, तो इसके बारे में कुछ नई बातें हमें जानने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं। हाँ ठीक है, चलो बताओ, तो मात्रक बता दो, इसका मात्रक और विमा बता दो जल्दी से। मात्रक, तो सर इसका मात्रक जो लिखेंगे, आवेग क्या है? आवेग है बल और समय का गुणनफल। तो बल और समय का गुणनफल मतलब बल होता है न्यूटन और ये होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड जो होगा इसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा सर इसका मात्रक क्या हम केजी मीटर प्रति सेकंड ले सकते थे, जो संवेग का मात्रक था? लिख सकते हो, लेकिन 99.99% जगहों पर आवेग का मात्रक आप न्यूटन सेकंड ही पाओगे। क्लियर है, न्यूटन सेकंड ही तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो आप 99% जगहों पर न्यूटन सेकंड ही पाओगे। अच्छा इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा सर इसकी विमा हो जाएगी बल की विमा mL1t-2 गुणा समय मतलब इंटू टी। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, है ना। तो सर ये हो जाएगा M1L1t-1, या जो
संवेग की विमा होगी वही हम आवेग की विमा भी बोल सकते हैं। तो ये आवेग को लेकर कुछ छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट सी महत्वपूर्ण बातें। अब इस पर ऐसे छोटे छोटे से एक दो पहले सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, फिर इस पे और कुछ बड़े सवाल भी लेंगे, है ना। जैसे छोटे छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं। मान के चलो कि यदि एक बल्ले से टकराने के बाद में, टक्कर के बाद गेंद का वेग, गेंद की चाल समान होती है, पर इसकी दिशा पलट जाती है। तब इस पर लगने वाला आवेग क्या होगा, और ब्रैकेट में लिख दिया कि, है ना। ये वैसे तो थोड़ा और छोटा, मतलब हमें तो थोड़ा सा समय बचाना था, इसलिए मैं थोड़ा छोटे में सवाल करके लिखा। वैसे वो और भी बातें बोलेगा और पूरे शब्दों में लिख के बताएगा कि यदि t का मान 0.1 सेकंड है और गेंद का द्रव्यमान 100 ग्राम और चाल 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने वैल्यूज मान ली। तो कहने के बाद क्या है कि गेंद गई, टकराई और टकराकर वापस आ गई, है ना। तो देख ऐसा था कि ये यहाँ पर मैं क्रिकेट खेल रहा था, यस हम क्रिकेट खेलेंगे। बॉलर ने बॉल फेंकी, मैंने कहा प्लेट, तो जैसे ही मैंने प्लेट करा तो गेंद जितने वेग से टकराई उतनी ही वेग से उसकी तरफ वापस चली गई, एकदम स्टाइल में, है ना। तो ये ऐसे कट शॉट कर दिया। तो ये जितने वेग से गेंद टकराई उतने ही वेग से गेंद वापस चली गई, है ना। सॉरी, उतनी ही चाल से वापस चली गई विपरीत दिशा में, है ना। समान चाल, तो बोला है कि यहाँ पर टक्कर के बाद गेंद की चाल समान रहती है पर उसकी दिशा पलट जाती है। मतलब विपरीत दिशा हो गई है। तो अब हमें क्या पूछा है भैया, आवेग पूछा है। तो बता सकते हैं क्या हम आवेग क्या होगा? तो सर आवेग क्या होगा? आवेग के लिए हमें पता होना चाहिए, आवेग होता है सर एफ डेल्टा टी या डी टी भी लिख सकते हैं। देख, अगर हमें वो जो समीकरण दे रहा है वह समीकरण एफ और टी में ऐसा कुछ संबंध है तो हम डेल्टा टी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वो डी या एफ में हमें टी के रूप में एक समीकरण दे देता, जैसे टी स्क्वायर प्लस 2 करके दे देता, तब इंटीग्रेट वगैरह करेंगे। बाकी हमको इंटीग्रेट वगैरह करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो एफ डेल्टा टी जो होगा वो आवेग हो जाएगा। तो सर ये तो हमें पता ही नहीं, एफ तो पता ही नहीं। ओहो, तो एफ निकालू मैं। देख, दो चीजें, आवेग निकालने के लिए या तो एफ निकालो तो एम इंटू ए करो और तो दुनिया भर का दिमाग लगाओ, या इसी को हम सीधे डेल्टा पी बोल देंगे, या डेल्टा पी बराबर आवेग बोल दिया, है ना। तो ये ज्यादा आसान हुआ, डेल्टा पी बराबर आवेग बोल दिया, आई बोल दिया। तो डेल्टा पी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल गुरुजी, डेल्टा पी तो चुटकी भर के निकाल देंगे हम। देखो डेल्टा पी निकाल दिया। कैसे निकाला सर? ये होता है एम इंटू वेग में परिवर्तन, मतलब v माइनस यू, ये हो गया आई। ओहो, बिल्कुल आसान सी बात, समय की आवश्यकता भी नहीं। बस समय तो ये दिखाने के लिए दिया है सवाल में कि बहुत छोटे समय के लिए बॉल और बैट एक दूसरे के संपर्क में थे। कहानी खत्म हो चुकी है ना। तो यहां पर क्या दिया हुआ है देखो, यहां पे क्या गिवन है, गिवन क्या लिख सकता हूं, गिवन क्या क्या है मुझे। तो सर यहां पर अब मुझे बोला है कि जो द्रव्यमान था m,
वो कितना था? द्रव्यमान था 100 ग्राम, या मैं 0.1 किलो लिख सकता हूं। 100 ग्राम या 0.1 किलो लिख सकता हूं। अच्छा, प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग कितना है? सर दिया ही नहीं है। अरे दिया है ना, 20 मीटर पर सेकंड चाल। अच्छा, तो सर अंतिम क्या होगा? अंतिम भी 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। v का भी मान रख दो, -20। अरे विपरीत दिशा में 20 से टकराई तो 20 से आई, तो 20 से गई -20 से आएगी। तो यहां पर अगर हमें आवेग लिखना है तो हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन, है ना। तुम चाहते तो F डेल्टा T भी कर सकते थे, लेकिन मेहनत क्यों करूं? F निकालेगा, देख एक बार करके बता देता हूं। F निकालोगे तो कैसे निकालोगे? m इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा ये पूरा सॉल्व करोगे, फिर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा टी कट जाएगा। तो काय मेहनत कर रहे हो? m इंटू डेल्टा वी कर लो, सीधे बात बराबर ही है। तो जो 0.1, हाँ नहीं सर हमें मजदूर बनने की आदत है, बनो मजदूर करो उसको। -20 ये माइनस किसका है? ये -20 इसका है। ये वाला माइनस किसका है? फॉर्मूले का माइनस है। ये बराबर हो गया आई के, यहां हो जाएगा 0.1 इंटू -40, -20 जीरो से जीरो कट गया, -4 न्यूटन सेकंड हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अरे हाँ रे, एक बात तो मैं भूल ही गया। अच्छा ये बताओ तो जरा सोचकर, ये तो बताया नहीं। ओहो, ये बताओ तो जरा सोचकर कि ये जो आवेग है तुम्हें क्या लगता है? जैसे अभी हमने एक सवाल भी कर लिया है ना, ये सारी बातें भी कर ली। आवेग सदिश है या अदिश है? क्या लगता है तुम्हें? आवेग सदिश है या अदिश है? तो सर आवेग जो होगा वह है F डेल्टा टी। हाँ, तो ये संवेग सदिश है, संवेग में परिवर्तन भी सदिश है, आवेग भी सदिश है। ठीक है, तो याद रखना आवेग सदिश राशि होता है। क्लियर है कहानी, है ना। आवेग क्या है? एक सदिश राशि है। चलो आगे बढ़ते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। हमें एक ग्राफ वाले सवाल काफी बार पूछे जाते हैं, है ना। हमें क्या बोलेंगे? हमारे पास एक एक्सटी ग्राफ दे देंगे, एक दो ही सवाल करना चाहेंगे हमें बस, ताकि आइडिया लग जाए हमें, है ना। यहां पर ये एक्सटी ग्राफ दिया है, ये समय बोला है 2 सेकंड, ये समय बोला है 1 सेकंड, ये समय बोला है 3 सेकंड, ये समय बोला 0 सेकंड, ये विस्थापन बोला है 20 मीटर। ठीक है, और बोलेंगे कि यदि पिंड का द्रव्यमान बराबर 1 किलो है तब t बराबर 2 सेकंड पर आवेग बताइए। बस और कुछ भी नहीं दिया, बस यही कहानी खत्म। बताओ, ये खल्लास, फिनिश। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल। पिंड का द्रव्यमान दिया है 1 किलो और बताना है t बराबर 2 सेकंड पर आवेग बताना है। कैसे बताएंगे? कैसे करोगे? सर आवेग जो होता है वह द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन निकाले क्या? अच्छा, वेग में परिवर्तन। तो आवेग जो होगा वह द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन आ सकता है क्या? तो सर 2 सेकंड पर पूछा है, कैसी बात हो रही है ये? देखो आवेग जो है बेटा बहुत छोटे से समय में वेग में परिवर्तन कर देता है। तो देखो क्या हो रहा है ना, जब भी हमें ग्राफ दिखेगा तो ग्राफ में जहां भी शार्प पॉइंट है, देख यहां पर कुछ वेग था, ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ के ढाल से वेग मिलता है, ये तो याद है कि आगे पाठ पीछे सपाट। यहां पर हमें एक वेग मिलेगा तो देख 2 सेकंड के जस्ट पहले इसके पास कुछ वेग था और 2 सेकंड के जस्ट बाद वेग शून्य हो गया है। 2 सेकंड के जस्ट पहले कुछ वेग था, 2 सेकंड के जस्ट बाद वेग शून्य हो चुका है हमारा। क्लियर है कहानी? तो अगर मैं देखूं, समझूं, जानूं और पहचानूं तो हम लिख सकते हैं t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड के पहले वेग, t बराबर 2 सेकंड के पहले वेग क्या होगा?
तो पहले वेग होगा सर इसके ढाल से पता चल गया। अरे भाई मेरी नाक मत कटवा देना प्लीज, है ना। आप मैं ये मत पूछ रहा कि सर एक्स टी ग्राफ से ढाल कैसे निकाल रहे हो आप, है ना, वेग कैसे निकाल रहे हो। एक्स टी ग्राफ की ढाल वेग देती, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है हमने। तो यहां पर ये पहले वेग क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे सर, इसकी ढाल से निकालेंगे। इसकी ढाल कितनी है, यहां पर हो जाएगा सर 20/2, या मैं लिख सकता हूं इसे 10 मीटर पर सेकेंड। या ऐसा अच्छा नहीं लगता तो ऐसा देख लो भैया, 0 से 20 गया 2 सेकंड में, तो चाल क्या होगी, तो हो जाएगा सर दूरी बटा समय। तो दूरी तय करी 20 मीटर और यहां पर 2 सेकंड लगे तो क्या 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, t बराबर 2 सेकंड के जस्ट बाद वेग क्या होगा, के बाद वेग क्या है ये बताओ, के जस्ट बाद के बाद वेग क्या होगा। तो सर यहां पर जस्ट बाद में अगर मैं देखूं, जस्ट बाद में यहां पर देखूं मैं वेग, तो ढाल तो 0 हो गई है, यह 20 मीटर पर ही तो वेग 0 हो गया है। मतलब ये मेरा u हो चुका है, ये मेरा v हो चुका है। आंसर आ जाएगा, वैल्यूज रख दो। I बराबर है, द्रव्यमान का मान दिया मुझे 1 किलो। अब फाइनल वेग माइनस अंतिम वेग करूंगा तो ये है 1, फाइनल वेग दिया है मुझे 0, प्रारंभिक दिया 10, तो हो गया -10 न्यूटन सेकंड। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है कहानी। इसी प्रकार का एग्जैक्ट एक और सवाल करवा देता हूं बहुत ही जल्दी में, ध्यान से देखना। यहां पर एग्जैक्ट बिल्कुल डाटा भी चेंज नहीं कर रहा हूं, कोई मेहनत नहीं, बस सवाल की टाइप बदल दी, है ना। और यही वाली बात पूछिए, 20 मीटर पर ये एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, हमें बोला है कि 2 सेकंड पर आवेग बताना है। जल्दी से बता दो, m का मान है 1 किलो। स्क्रीन पॉज करो, आंसर लिख दो जल्दी से। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, तुम भी सॉल्व करो। जस्ट पहले जो वेग होगा u, है ना। देख यहां पर वेग, अब यहां पर वेग है 20/2, मतलब हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। वही कंडीशन है, बस मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ पे ये 4 है ना, यहां पर मैंने क्या किया, इसे स्थिर ना रखते हुए अब विपरीत दिशा में ले गया, है ना। या गया, देख ये कैसा आया, ये 2 सेकंड तक वहां तक 20 मीटर तक गया, फिर वापस आ गया 20 मीटर से। तो यहां पर अगर मैं t बराबर 2 सेकंड के बाद वेग लिखूंगा, t बराबर 2 सेकंड के बाद वेग लिखूंगा तो क्या आएगा, के बाद वेग क्या आएगा। तो t बराबर 2 सेकंड के बाद वेग लिखा जाए तो ये होगा v माइनस 20/2। माइनस क्यों कर दिया अब मैंने, क्योंकि इसका ढाल नेगेटिव है, यहां पर ढाल पॉजिटिव है, यहां पर ढाल नेगेटिव है ना। क्यों कर दिया, ढाल नेगेटिव है या दिशा नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये इधर जा रहा था पहले, अब उधर जाएगा तो दिशा नेगेटिव हो जाएगी और यहां पर ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं कहूं, क्या कहूं मैं कहूं यहां पर आवेग, तो हो जाएगा m इंटू v माइनस यू, m इंटू v माइनस यू। तो ये हो जाएगा m है सर 1 किलो। मेरा मकसद है सवाल कंसेप्ट सिखाना। ये 10, ये माइनस साइन फॉर्मूले का, और ये -10 यहां से आया, तो कितना आया, तो सर ये आया -20 न्यूटन सेकेंड। तो इस प्रकार से आसानी से हम कुछ सवाल कर सकते हैं। और सवाल कराऊं, ले एक और सवाल कर, बढ़िया सवाल करो। हमें सवाल में बोला है कि 1.5 ग्राम द्रव्यमान की क्रिकेट की गेंद 12 मीटर प्रति सेकंड के चाल से किसी दिशा में गतिशील थी। बल्ले से मारने के पश्चात पुनः विपरीत दिशा में, देख वही सवाल है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से लौटती है। फिर बोला है कि यदि बल्ले तथा गेंद के बीच में संपर्क 0.01 सेकंड का है तो बल्ले द्वारा गेंद पर लगाया गया औसत बल भी बताना है और आवेग भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे सर,
पहले गिवन लिखेंगे, सवाल एक और बार पढ़ ले, मुझे तो याद है। गेंद का द्रव्यमान या m दिया हुआ है 150 ग्राम। 150 ग्राम या ऐसे लिख सकता हूं मैं 0.1 केजी, 0.15 केजी लिख सकता हूं मैं। क्लियर है बेटा ये छोटी सी बात? अच्छा सर, और क्या दिया है? और हमें बोला है कि गेंद का जो वेग है ना, ये u बराबर दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, और v बराबर दिया हुआ है मेरे पास -20 मीटर पर सेकेंड। बल्ले से मारने के पश्चात पुनः विपरीत दिशा में -20 से जा रही है ना, -20 से विपरीत दिशा में जा रही है भैया गेंद, तो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, इसलिए -20 कर दिया, तो अब रट गई होगी ये चीज है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस। चलो भैया, अब यहां से सर सबसे पहले तो मुझे बोला है बल, तो बल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय भी पता है क्या? हाँ, समय भी पता है 0.01 सेकेंड। तो यहां पर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि सर बल बराबर होता है डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। मैं डेल्टा पी बटा डेल्टा टी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं दिमाग से खेल रहा हूं। देख अभी है ना सर, एफ बराबर एम ए कर लेते, नहीं मुझे डेल्टा पी बटा डेल्टा टी करना है, क्योंकि ज्यादातर मैं एफ बराबर एम ए ही करता हूं ना, और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैंने डेल्टा पी निकाला तो यही मेरा आवेग हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मैं एक तीर से दो निशाने कर दूंगा, पहले आवेग निकाल लूंगा, समय से डिवाइड कर दूंगा तो बल आ जाएगा। तो पहले आवेग निकाल लेते हैं, हो जाएगा सर एम वी माइनस क्यू बाय बराबर आई। आवेग एम कितना है? 0.15। वी कितना है? -20। यू कितना है? -12 -20 इक्वल्स टू हो जाएगा आई। तो कितना आ गया? ये आ गया सर जी यहाँ पर, ये हो जाएगा -32 गुणा 0.15। ये बराबर आ गया आई के। तो आई का मान कितना आया है ना, आई का मान कितना आया? अगर हम इसे गुणा करें तो 15, ये सही है? हाँ 32 सही है। चलो ठीक है, तो 15 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 का करीब ओवर 3, ये हो जाएगा 45, 45 और 3 हो गया 48, और यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा माइनस साइन के साथ, न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारे पास आवेग आ चुका है। हमारे पास आवेग कितना आ चुका है? आवेग का मान आ चुका है हमारे पास -4.8 न्यूटन सेकेंड। अब हमें क्या निकालने का भैया? और क्या निकलेगा पुन? जल्दी बताओ भैया। हम यहाँ पर निकालने वाले हैं और एक और चीज, दैट इज बल। तो बल होगा सर डेल्टा पी। डेल्टा पी ही आई है तो आई बटा डेल्टा टी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 4.8 अपॉन में टाइम दिया हुआ 0.01। तो बेटा यहां से 2 जीरो ऊपर जाएंगे और यहां से 1 जीरो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा -480 न्यूटन का बल लगेगा। माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी दिशा, अगर गेंद की दिशा पॉजिटिव मानी है तो बल की दिशा विपरीत दिशा है। बस हमसे वो परिमाण ही पूछेगा तो परिमाण 480 न्यूटन लिख सकते हैं। काफी बढ़िया और लाजवाब सवाल। क्लियर है कहानी है ना? तो इसका आंसर देख लो बेटा, काफी बढ़िया सवाल आया है। और बढ़ते हैं हम आगे इसी प्रकार के कंसेप्ट की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? एक बेसबॉल है ना, बेसबॉल जैसे क्रिकेट की बॉल होती है वैसे बेसबॉल भी एक गेम होता है। तो बेसबॉल को बल्ले से मारे जाने पर इसका अनुमानित बल समय ग्राफ बना दिया। वाह भाई वाह, क्या बना दिया? मैं एक बल और समय के मध्य ग्राफ बना दिया। फिर बोला है कि दर्शाया गया है, तो इस वक्र से ज्ञात कीजिए बेसबॉल पर प्रदान आवेग, फिर बेसबॉल पर लगाया गया औसत बल। एग्जैक्ट वैसे ही सवाल है, बस अब हमें ग्राफ से करना है। तो यहां पर क्या है? एफटी ग्राफ है ना। पिछले वाले में हमने नॉर्मल वैल्यूज उठा के रखा था, अब एक एफटी ग्राफ दिया हुआ है। ध्यान रखना भैया, हमने जो आवेग के सवाल है वो एक्सटी ग्राफ से मैंने आपको ढाल देखना सिखाया था ना। यहां पर तो हमको दिया एफटी ग्राफ है, तो एफटी ग्राफ से आवेग कैसे आएगा?
एफ और टी के मध्य ग्राफ है, तो एफ डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें देगा, क्या देगा, वो देगा हमें डीपी, और डीपी क्या होगा, आवेग, है ना, डीपी क्या होगा, आवेग, डेल्टा पी ये होगा आई। तो हमें कुल मिला के क्या करना है भैया, औसत बल तो बाद में सोचेंगे, पहले तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, आवेग के बारे में। तो आवेग कैसे निकल गया, इस पूरे का क्षेत्रफल, है ना। तो अगर ए वाला पार्ट करें हम इसका, तो अगर हमें आवेग निकालना है तो आसान सा सवाल है, आवेग निकलेगा क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे भैया, मुझे उम्मीद है सबको पता चला होगा, एफ टी ग्राफ है इसलिए हम क्षेत्रफल निकाल रहे, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होता है डीपी या आवेग के बराबर, और अगर हमें निकालने का है ये तो हम कैसे निकालेगा भैया, ये हम करेंगे क्षेत्रफल से। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, यहाँ पे सर ये एक त्रिभुज देखिए, बीच में जो डंडे डंडे बने इनकी तरफ है ना भयभीत मत हो, इनकी तरफ ऐसा आकर्षित मत हो जाओ ना, है ना, कि सर ये ऐसा क्या हो रहा है, नहीं कुछ, ये एबीसी त्रिभुज का एरिया निकालना है। त्रिभुज एबीसी का क्या आएगा भैया, हाफ इंटू लंब, लंब कितना है सर, यहां से यहां तक, मतलब ओहो बहुत बड़ा है, 1800030, है ना, बहुत बल है क्योंकि बेसबॉल पे बल लगा हुआ है ना, बहुत जोर से मारा बॉल को, गुणा ये कितना हो जाएगा, ये है 1 और ये है 2.5, तो हो जाएगा 1.5 सेकेंड, कितना हो जाएगा भैया 1.5 सेकेंड, है ना, 2.5 माइनस 1 जो होगा वो कहलाएगा 1.5 सेकेंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो भैया ये 1.5 लिख दो, तो ये 0 उड़ेगा तो ये नीचे 10 आ जाएगा, तो ये तो सर कट गया। अच्छा, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, मतलब कुल मिला के मैं लिख सकता हूं इसे, ये हो जाएगा सर 15 गुणा 900। देखो भैया कैलकुलेशन सही है, 1 0 हटा 2 0 बचेंगे, और यहाँ पे 18 था तो 18 का आधा कर दिया 9 आया, तो ये कितना होता है सर, 15 इंटू 9 होता है 135, 2 0 और लगा दो, तो ये इतना बल सॉरी इतना आवेग में परिवर्तन आ जाएगा, न्यूटन सेकंड, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 13,500 का आवेग है। अब औसत अगर हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, औसत बल, तो औसत बल कैसे बताओगे, सोचो, औसत बल सर एफ एवरेज का सूत्र आपने बताया, डेल्टा बी बटा डेल्टा टी कर दो, तो डेल्टा पी मतलब संवेग में परिवर्तन, अरे ये वही तो है, आवेग जो होता है वही डेल्टा पी या वही संवेग में परिवर्तन होता है, 1300 अपॉन में समय फिर से 1.5 लिख दो, तो क्या हो जाएगा, फिर से 0 उठेगा, 1 0 ऊपर आ जाएगा, ये 15 से काटोगे तो 9 आ जाएगा, अभी तो गुणा क्या था, अब भाग दे दो, तो कितना हो गया 9000 न्यूटन जो होगा वो औसत बल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, औसत बल आ जाएगा, और ये क्या निकाला हमने, आवेग निकाला। क्लियर है बेटा, तो ऐसे सवाल हमसे बनने चाहिए। एक और बढ़िया सवाल ले लेते इसी प्रकार का, बोला है m द्रव्यमान के किसी कण पर आरोपित बल F, और बोला है F बल और समय इस ग्राफ द्वारा चिन्हित किया जाता है, t बराबर 0 से t बराबर 8 तक अंतराल में संवेग में परिवर्तन बताना। तो आसान सवाल है, केवल आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, AIPMT 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जल्दी से इसका सवाल का जवाब बताओ, तो क्या हो जाएगा भैया, सर एरिया ले लो, एरिया ले लो, एरिया लेंगे तो एरिया से क्या पता चलेगा, एफटी ग्राफ का एरिया है, तो यहां हमें आवेग देगा, आवेग या संवेग में परिवर्तन बात बराबर ही है, तो हम कैसे करेंगे, इसका एरिया निकालते हैं अपन। तो देखो भैया t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकंड, है ना, से लिख दो सर, हम हिंदी मीडियम के सर, हमको 2 समझ में नहीं आता, वाह बेटा वाह, चल लिख दे, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के बीच में एरिया, तो ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया, डिंग 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 डिंग, तो ये वाला क्षेत्रफल कितना है सर, तोड़ के, अरे यार अलग अलग है ना सारे, तुम्हारी इस इच्छा वैसे निकालो, हम तो हमारा सवाल सॉल्व कर, यहाँ पे डेल्टा पी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ इंटू आधार है 2, लंब है 6, तो आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से अगला निकालो भैया, t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के बीच में, तो 2 से 4 में निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा सर डेल्टा p बराबर 2 गुणा
-3। ओहो, 2 कैसे आया? अरे यार ये दूरी कितनी है? ये दूरी 2 होगी ना, 4, यहां से 2 से 4 तो कितना हुआ? 2 हुआ ये, और ये -3 आया, तो ये आ गया -6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। माइनस नेगेटिव। ऐसे इसका देख लो, तो t बराबर 4 सेकेंड से t बराबर 6 सेकंड में क्या होगा? तो सर अगर 8 सेकंड में, सर 6 नहीं 8 सेकंड तक है, चलो बताओ भैया 8 सेकंड तक क्या होगा? तो सर ये पूरा एरिया निकाल लो, तो ये डेल्टा पी क्या आ जाएगा? ये डेल्टा पी आ जाएगा 4 से 8, मतलब 4 का अंतर है, और ऊंचाई कितनी है इसकी? 3 है सर, तो क्या 12। तो अगर वास्तविकता में मैं देखूं और समझूं और जानूं, तो यहां पर ये इन सबको ऐड करूं मैं, है ना, तो यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव 6 प्लस ये 6 माइनस 0 हो गया, और क्या बचा? 12 ही बचा केवल। तो अगर डेल्टा पी नेट देखा जाए, चलो से 1 2 3 कर लो, तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस डेल्टा P3 होना चाहिए। संवेग में नेट परिवर्तन आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया? सर ये हो जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 12, तो क्या 12 kg मीटर प्रति सेकंड, या हम चाहे तो इसे 12 न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं, जो कि हमारा आंसर होगा। क्लियर है कहानी? तो इस प्रकार से आसानी से तुच्छ कोटि के सवाल हम कर सकते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम, और एक और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, जिसको हम कहते हैं आवेग संवेग प्रमेय। हमें पता है ऑलरेडी बात, बस ये कभी कभार क्या होता है स्कूल में अलग से पूछ लेते हैं कि भैया बता आवेग संवेग प्रमेय क्या होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं। बाकी हमें ऑलरेडी आता है, इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है। क्या है ये? किसी वस्तु पर आरोपित बल का आवेग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इस संबंध को हम संवेग आवेग प्रमेय कहते हैं, है ना। इसमें आगे हम कोई एग्जांपल भी नहीं करने वाले, क्योंकि जो कर रहे थे वो यही सब था। ठीक है, तो बस मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको कि ये अलग से लाइन कभी कभार पूछ लेते कि आवेग संवेग प्रमेय क्या है, तो बस इतना हिस्सा लिख देना कि आरोपित बल का आवेग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और नई चीज पढ़ना शुरू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? यदि किसी निकाय पर बाह्य बल 0 होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये मतलब देखो 3-4 बातें कुछ ऐसी है जो फिजिक्स की जान है। जैसे तुमको बल के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हमने बल पे 2-3 नियम पे बहुत सारे सवाल करके देखे। फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि बल ये घटक वटक कैसे लेते बल का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। इसी प्रकार से हमें संरक्षण नियम में जो पहला संरक्षण नियम हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संवेग संरक्षण का नियम। तो ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संवेग संरक्षण का नियम जो है उसमें अगर हम पहले नियम की बात करें तो यह कहता है कि बाह्य बल 0 होने पर, अगर बाह्य बल 0 होता है तो उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। क्या होता है भैया? रेखीय संवेग। अभी हमने जो संवेग पढ़ा वो रेखीय संवेग होता है। अच्छा सा इसके अलावा भी होता है, हाँ, है ना। ऐसे ही इसी प्रकार से, है ना, हम आगे चलकर संवेग में ये देखेंगे जब वस्तु घूर्णी गति करता है। कैसी गति करता है? घूर्णी गति करता है। तब वहां पर उसी घूर्णी गति के कारण भी उसमें संवेग होता है। क्लियर है? उसके बारे में अभी हम अभी इस क्षण पे कोई चर्चा नहीं करना चाहते, है ना। जैसे इसे हम लीनियर मोमेंटम, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये रेखीय संवेग, मतलब इसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। वैसे उसे भी हम घूर्णीय गति के कारण जो संवेग होता है उसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, कोणीय संवेग। तो अब उसके बारे में हम आगे चलकर चर्चा करेंगे, ये केवल उस चैप्टर में आएगा, उसके अलावा और कहीं नहीं आएगा। तो अभी हम जब भी संवेग बोलेंगे तो आप रेखीय संवेग ही समझोगे ना, क्योंकि इससे पहले तो अभी मैंने बताया भी रेखीय और कोणीय कुछ अलग अलग भी होता है ना। हम क्या समझेंगे? केवल रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग रहता है क्योंकि बेटा उसमें अगर आपको घूर्णी गति करवानी है तो उसके लिए आपको बलाघूर्ण चाहिए, है ना। तो ये सब आगे चलकर समझेंगे। तो बोला है कि इसका रेखीय संवेग संरक्षित, यह इसका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है।
क्लियर है ना। तो ये क्या नियम कहलाता है कि अगर कोई बाह्य बल ना लगे या बाह्य बल शून्य हो तो जो संवेग होता है वह संरक्षित होता है। इस बात को मैं एक बार आपको प्रूव भी कर देता हूं। बहुत छोटा सा आसान सा डेरिवेशन होता है ना। क्या लिख सकते हैं डेरिवेशन में, मान के चलो कि मेरे को लिखना है कि मेरे पास एक वस्तु है, इस पर मुझे एफ नेट लिखना है, एफ नेट है ना। जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक पिंड है, इसमें एक से अधिक ये निकाय हो सकता है ना, 2-4 पिंड भी हो सकते हैं, तो इसमें एक से अधिक बल लग रहे हैं, F1, F2, F3 ऐसे बहुत सारे बल लग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर कि इसमें अगर F नेट जो है वो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 Fn तक है ना, ये सारे बल लग रहे हैं इस पर। तो अगर इतने सारे बल लग रहे हैं इस पर, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, वैसे हम बात तो 2 के ऊपर लेकर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी मैं जनरल रूप में आपको बता रहा हूं। तो हम जनरल रूप में बात कर सकते हैं बेटा कि अगर बाह्य बल ये एफ नेट जो है, अरे एफएन 2 बार हो गया सर, ये एफएन किसका है, अनंत एन बल है, 2 3 4 5 10 15 20 50 कितने भी हो सकते हैं। और ये एफ नेट किसका है, ये एफ नेट किसका है, ये एफ नेट है सभी का परिमाणी बल। तो अगर सभी का परिमाणी बल है ऐसा ना, क्या लिख सकते हैं डेरिवेशन में, मान के चलो कि मेरे को लिखना है कि मेरे पास एक वस्तु है, इस पर मुझे एफ नेट लिखना है, एफ नेट है ना। जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक पिंड है, इसमें एक से अधिक ये निकाय हो सकता है ना, 2-4 पिंड भी हो सकते हैं, तो इसमें एक से अधिक बल लग रहे हैं, F1, F2, F3 ऐसे बहुत सारे बल लग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर कि इसमें अगर एफ नेट जो है वो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 Fn तक है ना, ये सारे बल लग रहे हैं इस पर। तो अगर इतने सारे बल लग रहे हैं इस पर, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, वैसे हम बात तो 2 के ऊपर लेकर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी मैं जनरल रूप में आपको बता रहा हूं। तो हम जनरल रूप में बात कर सकते हैं बेटा कि अगर बाह्य बल ये एफ नेट जो है, अरे एफएन 2 बार हो गया सर, ये एफएन किसका है, अनंत एन बल है, 2 3 4 5 10 15 20 50 कितने भी हो सकते हैं। और ये एफ नेट किसका है, ये एफ नेट किसका है, ये एफ नेट है सभी का परिमाणी बल। तो अगर सभी का परिमाणी बल है ऐसा, देख यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है कि बाह्य बल शून्य हो तो है ना, मतलब परिमाणी बाह्य बल हो सकता है कि एक से ज्यादा बाह्य बल लग रहे हो, लेकिन इन सबका परिमाणी शून्य हो जाए, या केवल हम बोल सकते हैं कि बाह्य बल शून्य हो, आंतरिक बल हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर यह सब एफ नेट शून्य है या एफ एक्सटर्नल शून्य है, तो यह एफ एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। बाह्य बल मतलब इसे एक्सटर्नल बोलेंगे हम हिंदी इंग्लिश में ना। बाह्य बल अगर शून्य हो जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर अगर ये शून्य हो गया, तो अगर अभी के लिए मैं 2 ही बल मान ले ताकि ज्यादा आसानी से हम समझ पाए, तो ये F1 प्लस F2 जो है वो शून्य होना चाहिए है ना। जो बात 2 के लिए लिख रहा हूँ वो n के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे होगा डेल्टा P1 अपॉन में डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 अपॉन में डेल्टा T, ये शून्य होगा है ना। मतलब कि यहाँ पर दोनों 2 या 2 से ज्यादा अगर बल लग रहे हैं, कितने भी बल लग रहे हैं, तो यहाँ पर इन सबका परिमाणी जो बल आएगा वो शून्य आएगा। अब संवेग संरक्षित कहने का मतलब ये होता है कि ये सारे बल लग जाए, हो सकता है कि 2 से ज्यादा कण हो, इन सबके संवेग में परिवर्तन आए, लेकिन पूरे निकाय के संवेग में परिवर्तन शून्य आए। हवा हवाई देगा। मान के चलो यहाँ पे 2 पिंड है, मैंने पे बल लगाया है ना, या आपसी बल की वजह से ये दोनों इधर उधर भागे है ना। तो अगर मान के चल दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, दोनों एक दूसरे से नफरत कर लिया, चल निकल, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, ये भी पॉजिटिव आवेश मान के लिए, इतना तो समझते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव कक्षा 10वीं में तो पढ़ा है, पॉजिटिव आवेश, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा। क्या तुमने बल लगाया? नहीं। एफ नेट क्या है? शून्य है, लेकिन एक इधर भागा एक इधर भागा, मतलब कि क्या हुआ कि अगर मैं इनका संवेग का योग करूं, मतलब इनका संवेग डेल्टा टी तो जाकर शून्य हो जाएगा, मतलब संवेग का जो योग किया जाएगा वह संवेग का योग शून्य आएगा।
यह कहते हैं, यह इसे कहते हैं संवेग संरक्षण। देख, संरक्षण मतलब क्या होता है? संरक्षण मतलब क्या होता है कि सर वो चीज ना बदले तो संरक्षित है ना। जैसे हम चीजों का संरक्षण पढ़ते हैं ना, तो जैसे चीजें संरक्षित करके रखी हुई है, मतलब कि बचा के रखी हुई है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आए गए है ना, तो यहाँ पे बल आया नहीं आया, लेकिन अगर बाह्य बल सारे शून्य हो जाए तो संवेग जो है वह संरक्षित रहता है। इसे हम डी करके भी लिख सकते हैं, डीपी डेल्टा टी dt करके भी लिख सकते हैं इसी बात को, है ना। तो ये यहाँ पे डेल्टा पी बराबर डेल्टा P1 बराबर डेल्टा P2 होता है। तो हम चाहे तो इसे डेल्टा P1 बराबर माइनस डेल्टा P2 भी लिख सकते हैं। यह संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। क्लियर है? छोटी सी बात। संवेग संरक्षण के नियम पर अब हम और भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन वो सारी जो चर्चाएं होंगी वो आने वाले समय में जब हम इसमें और भी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी तो हम आगे बढ़ते हैं, संवेग संरक्षण का नियम हमें आगे काम आएगा, इसलिए अभी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अब अभी आगे बढ़ते हैं और हम एक इंपॉर्टेंट सी चीज डिस्कस करते हैं। ये भी एक प्रकार का सवाल है जिसको हम कहते हैं कि रॉकेट का प्रणोदन क्या होता है। मतलब जैसे ये रॉकेट था, है ना, ये रॉकेट था, ये रॉकेट ऊपर उड़ा, देखो ये उड़ गया ऊपर। तो जब रॉकेट ऊपर उड़ता है तो क्या होता है, रॉकेट ऊपर कैसे उड़ रहा है, देखो ये यहाँ पे ऐसे पूरी कोशिश कर रहा है। तो जब ऊपर उड़ने की कोशिश करता है तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर इस रॉकेट पर नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा था, तो इसे ऊपर कौन उड़ाकर ले गया। रॉकेट में ऐसा क्या हुआ कि रॉकेट को कोई ऊपर उड़ाकर ले गया। तो रॉकेट को ऊपर कौन उड़ाकर ले गया उसे समझने के लिए हम क्या देखेंगे, देखो बेटा नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ इस पर क्या होता है, जो गैसेस, अब कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है, अरे कुछ ना कुछ तो बल लगेगा, है ना, इस पे ऊपर की तरफ बल लग रहा है। इसे हम Ft भी बोलते थे, है ना, Ft थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं इसे। तो ये एक ऐसा बल है जो इसे ऊपर की तरफ उठा रहा है ना, इसे उत्प्लवन दे रहा है ऊपर की तरफ, मतलब इसे ऊपर की तरफ एक बल दे रहा है जिसकी वजह से ये ऊपर उठना चाह रहा है। तो ये ऊपर की तरफ जो थ्रस्ट लग रहा है उसका मान कितना है वो निकालना होता है हमें। ठीक है, अब इसके कारण जो त्वरण आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो मैं आसानी से लिख सकता हूं सर Ft माइनस mg बराबर होगा ma के। क्यों? क्योंकि अगर मैं नेट बल देखूं, इस पे नेट बल देखूं तो एक बल ऊपर लग रहा है एक बल नीचे लग रहा है, तो परिमाणी बल क्या होगा, परिमाणी बल होगा Ft माइनस mg, ये बराबर हो जाएगा ma के। क्लियर है छोटी सी बात बच्चों। अब यहाँ पे सर Ft क्या है भैया, Ft क्या है, तो Ft का मान कैसे निकालें, तो Ft का मान कैसे निकालेंगे, सोचो ध्यान से। ये जो गैस है वो ऐसी नीचे धक्का लगा रही है नीचे, अरे ये रॉकेट है ना, अरे ये तुमने ऐसे वीडियो देखे होंगे ना, ये रॉकेट लॉन्चिंग के वीडियोस आते हैं, है ना, कि इसने किसी भारत ने इसरो ने सैटेलाइट, ये रॉकेट से इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च कर दी, ऐसे कुछ वीडियो आते रहते ना। तो वो वीडियो में ऐसे बहुत सारा धुआं, पूरा धुआं निकलता है, वो ही धुएं की वजह से या वो जो गैस नीचे की तरफ बहुत हाई स्पीड से निकल रही है उसकी वजह से रॉकेट ऊपर उड़ जाता है ना। अब ऐसा इमेजिन मत करना कि सर तो इतनी भावना में आके समझा रहे, सर इतनी जोर से नीचे बल लगा सर ना उड़ जाए, सर नहीं उड़ेंगे, है ना, चिंता मत करो, मेरे नीचे कोई रॉकेट थोड़ी ना लगा हुआ है। तो देखो यहां से क्या होता है, यहां पर ये जो बल नीचे की तरफ, वो रॉकेट में क्या होता है बेटा, रॉकेट से गैस बाहर निकलती है। अब ध्यान सुना, जब भी गैस की बात, पानी की बात, जब भी ऐसी बातें आती है जो चीज बह रही है तो उसके कारण जो बल लगता है वो बल कितना होता है, तो गुरुजी वो जो चीज बहती है ना, तो उसके लिए हम मानेंगे कि यहाँ से जो गैस है, ये गैस मान के चल VR वेग से बाहर आ रही है और ये dm/dt, ये सब लिखेंगे अभी हम, चिंता मत करो। इसमें जो प्रवाह दर है वो dm/dt है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो Ft होगा ऊपर की तरफ वो VR dm/dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VR dm/dt हो जाएगा, और नीचे की तरफ लगेगा mg। तो यहां से हम इससे इसका त्वरण निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, दो केसेस आ सकते हैं, या तो ऐसा हो जाए
कि यहां पर ऊपर वाला बल ज्यादा हो जाए, नीचे वाला mg कम हो जाए, तो ये ऊपर त्वरित होते हुए जाएगा। या ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि यहां पर सर ऊपर लगने वाला ft और नीचे लगने वाला mg एक दूसरे को बराबर कर जाए, मतलब कोई त्वरण नहीं होगा, नियत वेग से चलता रहेगा। तो ऐसे में दो प्रकार के सवाल आ सकते हैं, जिनको मैं दो अलग अलग केसेस के रूप में आपको समझा रहा हूं। तो देखो बेटा, केस 1 डिस्कस करते हैं। यदि रॉकेट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर त्वरित गति करता है, तो ऊपर की ओर परिमाणी बल ma हो जाएगा, है ना। हमने स्मॉल, जैसे हमने कैपिटल बोला, इसने स्मॉल m बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, m होता है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझना। यहां पर क्या है कि इसमें ऊपर की तरफ ft लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, जो ma के बराबर होगा, हमने लिखा। और ये dm बटा dt, देख अब यहां पर जो बल था उसे हमने v dm बटा dt क्यों करा। हम v dm बटा dt कब करते हैं, हम v dm बटा dt तब करते हैं गुरुजी, जब हमें ये पता हो कि प्रवाह दर हो, या हमारा जो गैस निष्कासित हो रहा हो, या पानी बह रहा हो, या किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर कोई दूसरा पदार्थ या रेत या आकर गिर रही है। तो वही यहां पे हुआ है, जो VR है वो निष्कासित द्रव्यमान का रॉकेट के सापेक्ष वेग है ना। अभी रॉकेट के सापेक्ष क्यों लिया है, क्योंकि रॉकेट के सापेक्ष वो निकलेगा तभी तो वो रॉकेट के ऊपर बल लगाएगा। क्लियर है। तो यहां पर एक छोटी सी बात हम ऐसे समझ सकते हैं। अब इसी में दूसरा केस जो संभव है वो क्या है कि यदि रॉकेट नियत वेग से गति कर रहा तो त्वरण शून्य हो जाएगा। तो यहां पर v रिलेटिव जो होगा dm बटा dt बराबर mg हो जाएगा। इस पे जो सवाल आते हैं वो बहुत ही आसान सवाल आते हैं, ठीक है। ऐसे रॉकेट साइंस वाले नीट में ऐसे कोई सवाल नहीं आएंगे। एडवांस में जेईई वगैरह में होते कि कुछ इंटीग्रेशन के खतरनाक सवाल आ जाते हैं, बट हमें मेंस में इसकी कोई हमें नीट में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस पर एक आधा सवाल करवा देता हूं मैं आपको, है ना। जैसे इससे क्या हमें बातें पता चलेगी। जो सबसे डिफिकल्ट सवाल है वही कर लेते हैं। इसमें बोला है कि 120 किलो के रॉकेट को गुरुत्वहीन अंतरिक्ष में छोड़ने पर रॉकेट से 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा 1 किलो प्रति सेकंड की दर से गैस बाहर निकलती है। तो रॉकेट का प्रारंभिक त्वरण क्या है ना। क्या करना है, रॉकेट 120 किलो के रॉकेट को गुरुत्वहीन अंतरिक्ष में छोड़ने पर, है ना। कहां छोड़ा है, गुरुत्वहीन अंतरिक्ष में छोड़ा है। छोड़ने पर रॉकेट से 600 मीटर पर सेकंड, ध्यान समझना, 600 मीटर पर सेकंड के वेग से तथा 1 किलो प्रति सेकंड की दर से गैस बाहर आ रही है। तो देख, हमारे पास जो रॉकेट है वो गुरुत्वहीन, फिर से मैं जोर दे रहा हूं शब्दों पर, कैसी जगह पर है वो सर, गुरुत्वहीन जगह पर है। ऐसी जगह पर है जहां पर कोई गुरुत्व नहीं है ना। ये झोपड़ी नहीं बनाई है, रॉकेट है ना। घर और बना तो उड़ा दिया इसको, बहुत बढ़िया। देखो तो ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है। तो अगर यह बोला है कि 120 किलो का है, तो यहां पे लिख देते हैं इसका द्रव्यमान 120 किलो है, ठीक है। 120 किलो के रॉकेट को गुरुत्वहीन अंतरिक्ष में छोड़ने पर, तो गुरुत्वहीन अंतरिक्ष में छोड़ा है मतलब mg नहीं लगेगा। अगर गुरुत्व होता तो mg लगता, लेकिन अगर गुरुत्वहीन है तो mg लगने वाला नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सर कि इस पर जो बल लगेगा ऊपर की तरफ वो ft होगा। पहले ft का मान बताओ एक बार मुझे जरा, फिर से और समझते हैं। सिर्फ होता है v dm बटा dt। तो कितने वेग से सर, 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गैस बाहर आ रही है, और कितनी आ रही है, 1 किलो प्रति सेकंड। तो जो ft ऊपर की तरफ लगेगा वो 600 न्यूटन लगेगा। कितना लगेगा, 600 न्यूटन लगेगा। mg नहीं है ना, यहां पे लिख लो mg शून्य। क्यों, क्योंकि यह गुरुत्वहीन अंतरिक्ष में या गुरुत्वहीन जगह पर छोड़ी गई है। तो अगर गुरुत्वहीन अंतरिक्ष में छोड़ेंगे तो वहां पे mg तो रहेगा ही नहीं। इसलिए वो सवाल वाले ने बोला है कि
कि भैया यहाँ पर जैसे ऊपर की तरफ से छोड़ा जा रहा है तो उसे गुरुत्वहीन अंतरिक्ष में छोड़ो। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा सर, यही जो बल है वो ma देगा। ma देगा मतलब वही त्वरण करवाएगा, एक ही बल है ऊपर की तरफ। तो कितना है 600 है। द्रव्यमान कितना रॉकेट का 120 गुणा त्वरण, तो त्वरण क्या हो गया सर, अगर 600 बटे में 120 बराबर a, या a का मान आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कुल मिला के तुम्हें बस एक ही बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? एक ही बात ध्यान रखनी है बेटा, ध्यान समझो और सुनो। एक ही बात ध्यान रखनी है तुम्हें कि सर यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखेंगे कि सर यहाँ पर कुछ भी हो जाए रॉकेट के केस में, जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है वो VDM बटा dt होता है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं पता करना है और इससे सारे आंसर आ जाएंगे हमारे हमेशा। क्लियर है कहानी? चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें होती है। इसी प्रकार से एक और बात करवा रहा हूं, है ना, ये रॉकेट प्रणोदन में तो नहीं गिनेंगे हम इसे, है ना, लेकिन फिर भी इसी में मुझे एक बात याद है इंपॉर्टेंट सी। क्या होता है बेटा, ये भी करना वैसे ही है इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं। मान के चलो कि यहां पर ये एक पाइप है, तो इसमें आपको दिया जाएगा एक पाइप का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A और इससे रो घनत्व का तरल बोल सकते हैं या कोई एक द्रव्य बोल सकते हैं, द्रव्य भी बोल सकते हैं, तरल v वेग से बाहर आता है। तब अगर मान के चलो यहां पे एक दीवार है, इससे v वेग से पानी बाहर आ रहा है ना, इसका क्षेत्रफल a है, रो डेंसिटी है। तब दीवार पर लगने वाला बल, दीवार पर पानी द्वारा लगाया बल, कैसे निकालेंगे इसे, है ना, ध्यान से देखना। देखो क्या हो रहा है बेटा, यहां पर पानी बाहर आ रहा है, तो अब ये पानी बाहर आ रहा है तो इसमें फिर से हमें VDM बटा dt का कंसेप्ट है ना, क्योंकि पानी बह रहा है तो जब भी बहती हुई चीज होगी तो उसमें कंसेप्ट किसका होगा, VDM बटा dt का। तो यहाँ पे बल लिखेंगे हम, सर ये होगा VDM बटा dt। अब हमारा मेन मकसद है DM बटा dt का कैलकुलेशन करना। DM क्या है, द्रव्यमान, DM क्या है, द्रव्यमान, लेकिन हमें द्रव्यमान नहीं दिया है, हमें घनत्व दिया है। हमें क्या दिया, पानी का घनत्व दिया हुआ है। तो देखो बेटा, मान के चलो कि यहां पर कुछ पानी बाहर आया है ना, तो जो पानी बाहर आया इसकी लंबाई मैंने dx मान ली। क्या मान ली भैया, लंबाई dx मान ली। सर क्यों मान ली, ऐसे ही मान ली, अभी रुक जाओ तुझे भी समझ में आ जाएगा। ये dx लंबाई का पानी बाहर आया, ऐसे ऑब्वियस ही बात है बहुत सारा पानी बाहर आएगा, लेकिन अभी तो मैंने इस पानी को पकड़ लिया, ये dx लंबाई के पानी को पकड़ लिया। तो यहां पर ये जो dx लंबाई का पानी बाहर आ रहा है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस dx लंबाई के पानी का द्रव्यमान कितना है, तो क्या बता सकते हो? मैं dx लंबाई क्यों पकड़ रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे घनत्व दिया हुआ है। घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ये घनत्व होता है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि घनत्व कितना है ना, अच्छा सॉरी घनत्व पता है, द्रव्यमान नहीं पता। तो अब यार ये देख, ये एक छोटा सा dx माना है मैंने, तो यहाँ पे जो घनत्व है, घनत्व गुणा आयतन है, इससे मैं dm लिख सकता हूं। dm क्यों लिख दिया मैंने, कि बहुत छोटी सी लंबाई कुछ मैंने मानी है, तो उसका जो आयतन होगा, उस छोटी सी लंबाई का आयतन, उसे मैं dv बोल देता हूं, कि छोटा सा इसका आयतन निकालना है मुझे कुल मिला के, है ना। तो आयतन निकाल लूंगा, घनत्व से गुणा कर दूंगा, द्रव्यमान आ जाएगा, तो इसका द्रव्यमान मैंने यहां पर रख दिया। तो अब यही जाके दीवार से टकरा, बूम,
बूम बूम, तो दीवार से टकरा रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कितना बल लगा रहा है। तो जितना ये बल लगाएगा उसके पीछे वाले आने वाले भी सब वही बल लगाएंगे। तो घनत्व गुणा आयतन, आयतन क्या होता है बेटा? आयतन होता है सर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल गुणा लंबाई। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैंने बना के दी आपको। ये क्या है? क्षेत्रफल, ए था क्षेत्रफल और dx क्या है? लंबाई। तो अगर ये dm को उठा के आप ऊपर रखोगे तो F बराबर हो जाएगा v dm, dm की जगह लिखेंगे रो a dx अपॉन में dt। और हमें पता है सर dx बटा dt जो होता है वो फिर से वेग होता है, तो यहां से लिखेंगे F बराबर v इंटू रो इंटू a इंटू v। क्यों? क्योंकि dx बटा dt जो होता है वो वेग होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहां से कि सर हमारे पास वेग आ गया है, तो यहां से F बराबर लिख सकते हैं रो ए वी का स्क्वायर। F बराबर लिख सकते हैं रो ए वी का स्क्वायर। ये बल आप चाहो तो आधी नींद में भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा लगा लो इस फॉर्मूले का। ये हमें आगे भी बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अगर एक पानी से, एक बहते हुए पानी के कारण बल कितना लगाया जाता, तो यही बल ये दीवार पे लगाएगा। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पाइप को स्थिर पकड़ के रखने के लिए ना, जिससे कहो फायर ब्रिगेड वाले पाइप को तो जोर से पकड़ रखते हो ना, पानी बाहर जाएगा। जैसे न्यूटन गति का तीसरा नियम अभी पास पढ़ने ही जा रहे हैं, तो पानी बाहर आएगा तो पाइप पे पीछे की तरफ बल लगाता है ना। या इसके अलावा जैसे अगर मान के चलो एक पाइप से तुमने ऐसे खुला करके छोड़ दिया है ना, पाइप पड़ा हुआ था और तुमने जैसे नल चालू करा, तो पाइप क्या होगा? जैसे ही पाइप खुला छोड़ो तो सांप की तरफ पाइप इधर उधर बहने लगेगा, है ना, बहक जाएगा पाइप, इधर उधर भागेगा वो। क्यों? क्योंकि पानी जैसे ही बाहर जाएगा तो पाइप पे पीछे की तरफ बल लगाएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पाइप को पकड़ कर रखने के लिए कितना बल, है ना, या इसे कह सकते हो आप जड़त्वीय बल। जड़त्वीय बल, जड़त्वीय बल F बराबर रो ए वी स्क्वायर, है ना। ए क्या? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, मतलब बहते हुई चीज के कारण जो बल होगा, है ना। ऐसे देख, ऐसे मान के चल, अगर एक मास है मेरे पास हाथ में तो उसका जड़त्व होगा, तो मेरे ऊपर mg बल लगा रहा है, तो इसका बल तो मुझे पता है। लेकिन कोई चीज बह रही है उसका बल कैसे देखेंगे? रो ए वी स्क्वायर, जड़त्वीय बल। क्लियर है बात, है ना। तो ऐसे हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम जड़त्वीय द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, रो ए dx की कोई चीज बह रही है उसका द्रव्यमान। चलो, तो एक और इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। लिख लिया करो छोटी छोटी सी बात में बोलता ना कि इसको और क्या लिख सकते हैं? पाइप को पकड़ कर रखने के लिए बल, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और न्यूटन की गति का तृतीय नियम पढ़ लेते हैं ना। ये आज की क्लास के लिए इतना ही रखना चाहेंगे हम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात। क्या बोला न्यूटन बाबा ने? न्यूटन बाबा ने तीसरी बात बोली, तीन ही बात बोली, वैसे बातें तो बहुत सारी बोली आगे भी, अभी के लिए इस चैप्टर के लिए तीसरी बात। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है? क्या कहता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम? कहता है बेटा, न्यूटन के अनुसार प्रत्येक क्रिया की परिमाणी में बराबर तथा दिशा में विपरीत, बराबर तथा दिशा में विपरीत, बराबर तथा दिशा में विपरीत, विपरीत सदैव एक प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, है ना। जैसे इसके हजारों एग्जाम्पल है ना। अगर क्लास शुरू हुई थी और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेरे पीछे यहाँ पर एक कार्टून बैठा हुआ था, है ना। वो
कुर्सी पे बैठता है और ऐसा अपने उसके पास ना एक फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, वो जो आग बुझाने वाला था सिलेंडर, वो तो उसमें से एकदम हाई प्रेशर से गैस निकलती है, तो जैसे ही चालू करता है या उसमें से जैसे गैस छोड़ता है तो गैस आगे जाती है, वो गैस उस बंदर पर या उस बच्चे पर या उस कार्टून पर पीछे की तरफ बल लगाती है, तो ची करके पीछे चले जाता है वो। तो ये क्यों हो रहा है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण, क्योंकि जितना बल गैस पर आगे की तरफ लग रहा है उतना ही बल, क्योंकि गैस बाहर जा रही तो गैस पे बल लग रहा है, इससे बाहर गई वो, तो उतना ही बल गैस जो है वो कार्टून पर लगा रही थी। अच्छा, कार्टून का नाम पता है क्या तुमको उस वाले? बताना यार, मुझे पता नहीं उस कार्टून का नाम। ऐसे ही जो रॉकेट है, रॉकेट ऊपर उड़ कर जाता, वही मैं तुम्हें समझा रहा था कि जो गैस है वो बाहर निकल रही है, तो गैस बाहर निकल रही है, तो गैस जितना बल गैस पर नीचे लग रहा है उतना ही बल गैस रॉकेट पर ऊपर की तरफ लगा रही है। यह है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान के चलो कि यहाँ पर एक ए ब्लॉक था, बी ब्लॉक था, तो ए जितना बल बी पर लगाया उतना ही बल बी ए पर भी लगाएगा, है ना। अब इसमें ऐसा भी होता है कि चाहे वे दो वस्तुएं वास्तव में संपर्क में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान के तुम पृथ्वी पे खड़े हो तो तुम पृथ्वी पे बल लगा रहे हो, तो पृथ्वी भी तुम पर बल लगा रही है वापस, जिसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने इस चीज को पकड़ के रखा हुआ है, ये पकड़ के रखा हुआ है, ये पकड़ के रखा हुआ है, तो मैं इस पेन पे बल लगा रहा हूं, पेन भी मुझ पे बल लगा रहा है। हर चीज पर तुम जब बैठते हो तो तुम नीचे बल लगाते हो तो तुम पे बल ऊपर लगता है। तुम चलते कैसे हो? तुम चल पा रहे हो अभिलंब प्रतिक्रिया बल की वजह से। तुम कैसे चलते हो? ध्यान से, कभी सोचो तुम कैसे चले? नहीं सर, कैसे चलते? तुम जमीन को जैसे एक पांव, अब मैं नीचे कैमरा में दिखेगा नहीं ना, ऐसा करके देखो, ये एक पैर है हमारा, ये जमीन है, तो हमने पैर ऐसा रखा, फिर हम क्या करते हैं, पैर उठाते हैं और ये पैर से नीचे जमीन को धक्का लगाते हैं। तो मैं जोर लगाता ही नहीं, चिंता वाली बात है, तुम्हारे पास ऑलरेडी द्रव्यमान है, तो तुम पे ऑलरेडी भार है, तुम्हारा बल है, तो तुम हल्का सा भी पुश करोगे तो जमीन जो तुम्हें ऊपर की तरफ से बल देगी, तो तुम्हारा पांव आगे चले जाता है। देखो, ये तुम्हारा पैर था, ये तुम्हारा पैर था, तुमने जमीन पे नीचे की तरफ बल लगा तो तुम पर ऊपर एक बल मिला नॉर्मल, जिसकी वजह से तुम्हारा पैर आगे गया और तुम आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं, है ना। उसके पहले छोटी छोटी सी जो थ्योरी वाली बातें है वो समझ लेते हैं। यह बल F12 है ना, F12 क्या, प्रथम वस्तु पर द्वितीय वस्तु के कारण बल, पहले पे बल द्वितीय के कारण और द्वितीय पर बल पहले के कारण जो होता है वह बराबर होता है और दिशा में विपरीत होता है। परिमाण अनुसार बराबर होता है, मतलब कि जितना बल तुम एक पर लगाओगे उतना ही बल दूसरा पहले पे लगाएगा, है ना। परिमाण लिख रहा हूं, और अगर दिशा के साथ लिखूंगा तो ये ऊपर वाला सही है। F12 माइनस बराबर होगा माइनस F21। मैं चाहूं तो F12 प्लस F21 बराबर 0 लिख सकता हूं। क्लियर है कहानी? तो ये एक इंपॉर्टेंट सा नियम होता है जो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ सर, हमने हमारे दोस्त को एक चाटा मारा, उसने भी हमको एक चाटा मारा, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ऐसा नहीं हो रहा है ना, वो तो तुम्हारी स्वेच्छा से नियम बना लिया तुमने। देखो, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं, है ना। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, हम कभी भी एकल विलगित बल उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तुम कभी भी एक सिंगल मोनोपोल भी बोल सकते हैं इसको, है ना, या एक ही बल उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो तुमने सोचा मैं इसको धक्का लगाऊं और ये मुझ पे प्रतिक्रिया ना दे, ऐसा नहीं होगा। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित कर रहा है ना, तो ये पहला दूसरे पर लगा रहा तो दूसरा भी पहले पर बल लगा रहा होगा, है ना भैया। ये जीवन का वास्तविक नियम है ना। तुम्हें भले ऐसा लग रहा है कि मैं ही आकर्षित हो रहा हूं या वो भी आकर्षित हो रही है ना, ध्यान रखना, न्यूटन की गति का तृतीय नियम हर जगह लगता है ना। अगर तुम्हारे दिल में भावनाएं तो उधर भी भावनाएं है, तभी तो बात बनी है। ठीक है, मतलब अकेला इंसान, है ना। अब
किसी को देखे बिना खुश हो जाओगे क्या? है ना, देखा ही नहीं। तो भैया किसी भी चीज के लिए, है ना, किसी भी एक बल को अगर एक बल उत्पन्न होता तो दूसरा बल भी वहां पर होगा, तभी तो वो बल उत्पन्न हुआ है ना। या हम किसी पे बल लगाते तो हम पे बल जरूर लगाएगा। यह सदैव क्रिया प्रतिक्रिया युगम के रूप में उपस्थित होता है। एक बल होगा तो दूसरा बल होगा ही होगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता, दोनों एक साथ होते हैं, है ना। जैसे ही तुमने देखा उसने देखा, तुरंत बल लगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कोई समय अंतराल नहीं होता। जैसे ही पृथ्वी पर बल लगा, पृथ्वी ने मुझ पर बल लगा दिया, है ना, तो वैसा बल है यह। इसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं होता, टाइम डिले नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि क्रिया कारण है और प्रतिक्रिया उत्पन्न प्रभाव, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चला ना, ये जैसे ही बल लगा वैसे उधर से भी बल आ गया, है ना। मान के चलो तुमने दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा, तो किसने पहले देखा पता ही नहीं चला, तो क्या बोलेंगे? दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा और बल लगा गया। तो फिर यहां पर वही होगा कि अतः हम किसी भी एक बल को क्रिया कह सकते हैं तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कह सकते हैं, है ना। हमें नहीं पता कि कौन पहले आया या किसने पहले देखा, तो दोनों एक ही बातें हो गई, है ना। तुमने उसे देखा या उसने तुम्हें देखा, एक क्रिया तो प्रतिक्रिया, तो उसके लिए वो क्रिया हो जाएगी और तुम्हारे लिए प्रतिक्रिया, तुम्हारे लिए क्रिया उसके लिए प्रतिक्रिया, बात बराबर ही है। इसी प्रकार से अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। वस्तुएं स्थिर हो या गतिशील हो, उन पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सदैव लागू होता ही होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चल रही है या रुकी हुई है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम या न्यूटन की गति का तृतीय नाम लगेगा ही लगेगा। इसी प्रकार से शयान बल, घर्षण बल, ये सब क्या होते हैं अभी आगे चलकर हम पढ़ेंगे, इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये वही सारे बल है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। जैसे स्थिर विद्युत बल, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बल लग रहा है। चुंबकीय बल जो चुंबक के कारण आता है। फिर तनाव बल, रस्सी में खिंचाव, वो आगे चलकर पढ़ेंगे। शयान बल मतलब जैसे पानी में, या पानी, या इसको ऐसा समझ लो कि जो शहद होता है वो ज्यादा गाढ़ा होता है, पानी इतना गाढ़ा नहीं है। किसकी वजह से? शयानता की वजह से, शयान बल की वजह से, है ना। तो शहद में शयान बल ज्यादा होगा। घर्षण हम समझते ही सर। तो यहाँ पर ये सभी बलों में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पालन होता है। हर जगह ये बात लगती है, ये यूनिवर्सल बात है भैया, है ना, ये हर जगह लगेगी, तेरे लिए भी वैलिड है। क्रिया प्रतिक्रिया बल कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुमने उस पर बल लगाया, उस पर तुमने बल लगाया, बात बराबर, बल शून्य, नहीं। कभी भी ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे, है ना। तुमने जमीन पे बल लगाया, जमीन ने तुम पे बल लगाया, बात एक नहीं है, कभी नहीं है ये बात। क्यों? क्योंकि ये एक बल तुम पे लगा, एक बल जमीन पे लगा, तो दोनों बल अलग अलग वस्तु पे लग रहे हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। एक और इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सी बात है कि यह सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, कभी समान वस्तुओं पर नहीं लगते हैं। इसके काफी सारे एग्जाम्पल, जैसे चलना, तैरना। तैरने में क्या हो रहा है? तुम पानी पर बल लगा रहे हो, पीछे पानी तुम पे बल लगा रहा है, इसलिए तुम आगे तैर कर चले गए। गोली दागना, गोली दागने पर बंदूक का पीछे आना, जैसे हमारा ड्रम बंदूक, बंदूक ऐसे पीछे की तरफ आती है। समझे? बंदूक चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, हाथ टूट जाता, कंधा टूट जाता है। ऐसे बंदूक ऐसे निशाना जैसे लगाया तो क्या होगा? जैसे बंदूक की गोली आगे जाएगी तो बल पहले गोली पर लगा, प्रतिक्रिया बल बंदूक पे लगा, तो बंदूक पीछे की तरफ आई। तो दोनों बल अलग अलग चीजों पे लगेंगे हमेशा। रॉकेट का प्रणोदय हमने आपको समझा दिया क्या होता है भैया। फ्यूल नीचे जाता है, ईंधन नीचे जाएगा, रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सब कुछ क्रिया प्रतिक्रिया बल है और ये हमेशा दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं। क्लियर है बेटा? चलो, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। क्विज के रूप में 2 सवाल दे रहा हूं, जल्दी से इनके जवाब बताओ। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, आसान सवाल है, जल्दी से इनके जवाब बताने हैं हमें।
चलो भैया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। सवाल में बोला गया है एक खिलाड़ी 200 ग्राम द्रव्यमान की 200 मीटर प्रति सेकंड से की चाल से गतिशील गेंद को लपकता है। फिर बोला है कि इसे लपकने में 0.5 सेकंड का समय लगता है। तो व्यक्ति के हाथ पे या खिलाड़ी के हाथ पे बल का मान। तो बल क्या होता है बेटा? बल होता है सर संवेग में परिवर्तन, या F बराबर ma भी लिख सकते हो। तुम्हें जैसा करना हो। प्रारंभिक वेग कितना है? 20। अंतिम वेग कितना है? 0। समय कितना है? 0.5 सेकेंड। समय कितना है? 0.5 सेकेंड। बस कहानी खत्म हो चुकी है। तो यहां से आप निकाल लो, क्या निकालोगे? त्वरण। त्वरण हो जाएगा सर v माइनस यू बटा टी। तो हो जाएगा 0 माइनस 20 अपॉन में 0.5। तो जो 0 है बेटा ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण आ गया। बल कितना आ जाएगा? बल का परिमाण ही पूछा है ना। तो यहाँ पे बल कितना आ जाएगा? बल होगा सर m इंटू ए। द्रव्यमान कितना है? 0.2 kg लिख सकता हूं मैं इसे, है ना, क्योंकि केजी में रखना होगा हमें। इनटू माइनस 40 परिमाण लिख रहा हूं तो माइनस हटा देता हूं। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8 न्यूटन। ये आ गया बल का परिमाण। क्लियर है कहानी? 8 न्यूटन बल का परिमाण आएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल ले लेते हैं, है ना। 3 सवाल कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, है ना। एक और दूसरा सवाल, जल्दी से इसका जवाब बताओ। F और T में एक संबंध दिया हुआ है, आपको आवेग बताना है। आवेग कैसे करेंगे? F dt का इंटीग्रेशन करो फटाफट, आसान सवाल है। चलो भैया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। बोला है बल दिया गया है, हमें आवेग निकालना। तो डेल्टा पी निकाल दूं मैं। एफ डी टी इंटीग्रेशन करना होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, यही क्या होगा? हमारा आवेग होगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ। एफ है 500 माइनस 100 टी डी टी। तो इंटीग्रेशन करो, 500 का इंटीग्रेशन, 500 तो नियत मान है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा 500। ये हो जाएगा 100 गुणा टी स्क्वायर बटा 2, है ना। इंटीग्रेशन में समस्या नहीं होनी चाहिए, आसान इंटीग्रेशन है। टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बटा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो टी लगा दिया मैंने। ये हो गया 50। तो क्या 500 टी माइनस 50 टी स्क्वायर, ये मेरा बल आ गया। देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल सही बात, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते, एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं। जैसा हमने पढ़ा उसी पर आधारित सवाल है। आपको t बराबर 2 सेकंड पर आवेग का मान बताना है। t बराबर 2 सेकंड पर आवेग का मान बताना है। हो गया? एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया है हमने। चलो बेटा, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। टी बराबर 2 सेकंड पर क्या हो रहा है बेटा? इसके बाद में वेग जो है वो 0 है। प्रारंभिक वेग जो है वो ढाल से पता चलेगा। यहाँ पे ढाल कितनी है? लंब है सर 2, आधार है यहाँ पर, सॉरी लंब है 4। अरे लंब कितना होगा? 4 होगा, और आधार कितना है? 2। ये ऐसा लिख सकते हैं, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक स्थिति है 0, अंतिम स्थिति है 4। तो वेग क्या होता है? 4 बटा 2, दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय, यह आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। यह अंतिम स्थिति आ गई है। क्लियर है बेटा? चलो, तो यहां से अब हमें निकालना है आवेग। आवेग होगा सर डेल्टा पी, या हम लिख सकते हैं इसे m v माइनस यू। तो m कितना है? द्रव्यमान है 0.1,
v कितना है 0 -2, तो -0.2 न्यूटन सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, या केजी मीटर पर सेकंड लिखो, बात बराबर ही है। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हमने संवेग, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पर बातें करी और आवेग पढ़ लिया हमने, और संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा आज हमने। ठीक है, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप में ही मिल जाएगा। अगली क्लास में हम न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर और उदाहरण करेंगे और मुक्त पिंड आरेख, मुक्त पिंड आरेख देखेंगे। ठीक है, आज 1 मिनट रिवीजन वाली बात ज्यादा थी नहीं, क्योंकि हमने पूरा मैक्सिमम क्या करा, हमने क्वेश्चन ही करे हैं। क्लियर है बेटा, है ना, तो कंसेप्ट तो हमारे पुरानी क्लासेस में ही डिस्कस हो गए थे सारे। चलो, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।